नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। इसरो ने श्रीहरिकोटा से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। बिना मोबाइल टावर सीधे सैटेलाइट से मिलेगी स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में बताया एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर। कहा, भारत के युवाओं की बदौलत अधिक उन्नत और प्रभावशाली होता जा रहा है हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की सुनवाई के लिए 4000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर की आज से ट्रेनिंग। 5 जनवरी को चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बीच भी होगी अहम बैठक। बांग्लादेश में बवाल के बीच अमेरिकी सांसदों ने लिखा यूनुस को लेटर। चुनाव को लेकर दी बड़ी चेतावनी। कहा, राजनीतिक दलों की भागीदारी पर रोक लगाई तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं। और खेल की खबरों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। श्रृंखला में बनाई 2-0 की बढ़त। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। जहां इसरो ने आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। जी हां, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज 8:55 पर भारत का सबसे वजनदार बाहुबली रॉकेट LVM-3M6 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। यह मिशन इसरो और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच एक कमर्शियल समझौते का हिस्सा है। इसके तहत इसरो ने LVM-3M6 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। ये नेक्स्ट जनरेशन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि यह भारत के लॉन्च व्हीकल द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. इसरो के चेयरमैन वी नारायणन और उनके वैज्ञानिकों की टीम ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को ले जाने वाले LVM-3M6 रॉकेट का मॉडल दिखाया, जिसे सफलतापूर्वक तय ऑर्बिट में आज लॉन्च किया गया है। तो उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं LVM-3M6 रॉकेट का ये मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के LVM-3M6 के सफल प्रक्षेपण पर एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि,
सफल LVM-3M6 प्रक्षेपण, जिसने भारत की धरती से अब तक का सबसे भारी उपग्रह अमेरिकी अंतरिक्ष यान ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया, भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। ये भारत की भारी भरकम प्रक्षेपण क्षमता को मजबूत करता है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में हमारी बढ़ती भूमिका को सुदृढ़ करता है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों का भी प्रतीक है। हमारे मेहनती अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हार्दिक बधाई। भारत अंतरिक्ष जगत में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे एक्स संदेश में कहा कि भारत के युवाओं की बदौलत हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम अधिक उन्नत और प्रभावशाली होता जा रहा है। LVM-3 की विश्वसनीय भारी भार वहन क्षमता के साथ हम गगनयान जैसे भविष्य के मिशनों की नींव मजबूत कर रहे हैं, वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और वैश्विक साझेदारों को गहरा कर रहे हैं। ये बढ़ी हुई क्षमता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसरो को LVM-3M6 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, LVM-3M6 बाहुबली के सफल प्रक्षेपण पर इसरो टीम को बधाई। इस प्रक्षेपण के साथ 6 टन से अधिक वजनी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को पृथ्वी की निम्नतम कक्षा में स्थापित किया गया है। भारतीय धरती से अब तक के ये सबसे भारी पेलोड का ये प्रक्षेपण प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की सफलता को दर्शाता है। और चलिए अब आपको ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट की खासियत बताते हैं कि आखिर इसकी क्या कुछ खासियत है और क्यों इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। इसके साथ ही एक ग्लोबल LEO कॉन्स्टेलेशन का भी इसे हिस्सा है और इसीलिए इसकी खासियत अपने आप में और बढ़ जाती है। नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगली पीढ़ी का संचार सैटेलाइट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और इस सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो इस सैटेलाइट की खासियत में है कि सैटेलाइट में 223 स्क्वायर मीटर का फेज्ड एरे इसमें लगा हुआ है। इसके साथ ही सैटेलाइट में 64 स्क्वायर मीटर का एंटीना भी लगा हुआ है, जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले में काफ़ी मदद भी देगा। और इस सैटेलाइट के जरिए सीधे मोबाइल फ़ोन पर कनेक्टिविटी होगी, यानी कि आगे आने वाले समय में टावर की ज़रूरत नहीं होगी और इसके ज़रिए हमें नेट जो हम 5G कहते हैं 4G कहते हैं उसे चलाने में फ़ायदा मिलेगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट से कितना फ़ायदा होने वाला है आखिर वो भी जान लेते हैं। दरअसल सैटेलाइट से इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आएगी और स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड इंटरनेट आगे आने वाले समय में मिलेगा और इसमें बिना टावर फाइबर के ही स्पेस से इंटरनेट की सीधी कनेक्टिविटी आपको मिल पाएगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे 4G और 5G की सुविधा आसानी से मिल पाएगी। 4G 5G नेटवर्क पर कॉल, मैसेज, तेज़ डाटा ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें अब पॉसिबल होंगी, संभव होंगी और स्मार्टफोन के ज़रिए अंतरिक्ष से भी सीधे कॉल की जा सकेगी। तो ये तमाम वो फ़ायदे हैं ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के, जिसे आज सीधे तौर पर प्रक्षेपण किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीहरिकोटा से रितेश रंजन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। रितेश, सीधे तौर पर अंतरिक्ष में भारत की एक और जो जीत है, जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है और भारत लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है अंतरिक्ष क्षेत्र में। यहाँ और ये मैं आपको जब अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात कर रही हैं तो आगे आने वाले ये साल का अंतिम लॉन्च था जो सक्सेसफुल रहा और आने वाले जो मुझे यहाँ के इसरो के अधिकारियों से बातचीत में जानकारी मिली है कि मार्च तक में 10 सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी और जिसमें PSLV, SSLV, GSLV सैटेलाइट्स होने हैं और एक बेड़ा तो तैयार रखा हुआ है, एक रॉकेट जिसको 10 जनवरी के अंदर तक लॉन्च करने की संभावना ऐसी बताई जा रही है और आने वाले मतलब जनवरी, ये अंतिम हुआ नहीं और 10 जनवरी से पहले ही हमें एक लॉन्च देखने को मिल सकता है। ये हमें बताता है कि इसरो किस प्रकार से कमिटेड है स्पेस रिसर्च और स्पेस साइंस को लेकर के। और ये जो हमारा अभी ब्लूबर्ड सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ये हालांकि अमेरिका की कंपनी है
अमेरिका के लोगों को इससे फायदा होगा, लेकिन स्टारलिंक और ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो कि भारत में भी नजरें गड़ाई हुई हैं और भारत में भी अपना प्रसार करना चाह रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी सरकारी अनुमति और कुछ चीजों को लेकर के बात फंसी हुई है, लेकिन जैसे ही ये अनुमति मिल जाती है तो आने वाले दिनों में भारत के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। रितेश, जिस तरीके से अगर हम देखें तो आज हमने लाइव के जरिए 3 चरणों को पूरा होते हुए देखा है सैटेलाइट में। अब हम सभी की नजर डिप्लॉयमेंट पर है। जी हाँ, और ये 3 चरणों में होने के बाद अभी जो इसको सिर्फ 15 मिनट लगे हैं, अब आगे देखना होगा कि ये कैसा रिपोर्ट इसका आ रहा है। और अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अभी प्रेस मीट चल रही है यहाँ पे इसरो कॉन्फ्रेंस रूम में, मीडिया सेंटर में। और यहाँ जो कंपनी है AST और NICL, इसके NISL के जो है चेयरमैन, वो सब यहाँ पे बैठ करके प्रेस मीट कर रहे हैं और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी जानकारी मीडिया के बंधुओं को दें। इसके साथ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा एक चीज, जैसा कि कई लोगों ने इसका जिक्र किया है कि मोबाइल टावर के वजह से रेडिएशन होता है, रेडिएशन से नुकसान होता है मानव जीवन को और प्रकृति को। तो ये इसी मोबाइल टावर के कारण ही हमें अपने स्मार्टफोन या ऑर्डिनरी फोन में सिग्नल मिलता है, जिसके कारण हम बात कर पाते हैं या डेटा का यूज कर पाते हैं। लेकिन अब जो ये सैटेलाइट गई है, ये एक अच्छा प्रयोग है, क्योंकि ये सैटेलाइट एक टावर के रूप में काम करेगा जो कि अंतरिक्ष में होगा और अंतरिक्ष से डायरेक्ट हमें सिग्नल मिलेगा। तो इससे जो रेडिएशन की समस्या थी आने वाले दिनों में वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही रितेश, आज का जो ये पूरा मिशन रहा उसको मील का पत्थर भी बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसे आप? सही बात में यह मील का पत्थर है, क्योंकि जैसा कि इसरो चेयरमैन ने मेंशन किया था कि ये सबसे हैवी सैटेलाइट इंडियन सॉइल से लॉन्च किया गया है, 6.1 टन। तो ये जो है दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट। एंड एक चीज उन्होंने बहुत बड़ी बात कही अपने प्रेस मीट के दौरान, क्योंकि 60 के दशक में जब इसरो का पहला लॉन्च हुआ था तो उस टाइम अमेरिका ने एक सैटेलाइट दिया था लॉन्च करने के लिए भारत को, और आज ऐसा दिन है 2025 में जब हम अमेरिका के सैटेलाइट को भारत की जमीन से, भारत के रॉकेट से लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि रितेश आपने खुद भी बताया कि ये साल का आखिरी मिशन था, लेकिन इसके साथ ही अगर हम नए साल की बात करें यानी कि साल 2026 की, तो कई सारी चीज़ें लिस्ट में हैं, सूची में हैं, जो एक एक करके हम सभी को नजर आएंगी और अंतरिक्ष आगे भी अपने कदम बढ़ा रहा है। इसी के साथ अगर गगनयान मिशन की बात करें तो उसको लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से इस समय चल रही हैं। जी हाँ, मैंने कहा ना कि 10 जो लॉन्च होने वाले हैं उसमें अनमैन जो गगनयान है उसके लॉन्च की भी संभावना है। अब ये कितने देर तक, क्योंकि अभी कई सारे टेस्ट हैं जो बाकी हैं, अगर वो सारी टेस्ट पूरे हो जाते हैं और सही समय पे सारा टेस्ट पूरे हो गए तो इसे मार्च के अंदर ही लॉन्च किया जा सकता है। जैसा कि इसरो चेयरमैन ने भी बताया कि ये टेस्ट इसी साल आने वाले साल 2026 में होना है, और उसके बाद संभावना ये भी रहेगी कि गगनयान का जो है और चंद्रयान को भी लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे टेस्ट जो हैं इसरो अभी कर रहा है बाकी सारे सैटेलाइट। जो मैंने बताया कि मार्च के अंदर में 10 सैटेलाइट, जिसमें GSLV, SSLV, तो ये 2 GSLV है जो मुझे जानकारी मिल रही है, और 2 PSLV हैं। तो ये कई सारे सैटेलाइट हैं जिसको लेकर के मार्च तक में लॉन्च किया जाएगा, और फिर मार्च के बाद साल बाकी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल, MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जगह जगह लोग यूनूस सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो वहीं कोलकाता में भी, आपको बता दें, कोलकाता में भी कल विश्व हिंदू परिषद और वोंगियो हिंदू जागरण के बैनर तले हिंदू हुंकार पदयात्रा निकाली गई। और वहीं सियालदह से शुरू हुआ ये मार्च नारे लगाते हुए और भगवा झंडे थामे बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त कार्यालय की तरफ बढ़ रहा था। तभी बैग बागान इलाके में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। ये प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया और साथ ही प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान हिंदू संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना उनका अधिकार है और पुलिस ने उनकी मांगों को दबाने की कोशिश की है। ये ममता नहीं, यूनुस का सर्वेंट है। मोहम्मद यूनुस का एक नंबर का एकदम सर्वेंट बन गया। ये लोग बांग्लादेश का एकदम एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। ये कोलकाता पुलिस, ये लोग सिर्फ हिंदू का साथ ही ऐसा करे जा रहे हैं। ये लोग सुधर रहे नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसा अवस्था हुआ है, माँ बहन के साथ ऐसा गलत काम हो रहा है, कोई कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। महिलाओं के ऊपर, पुरुष तो है ही, सबके ऊपर ही वो लोग अटैक करने लगे। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों को भगा दिया गया। करपात्री जी महाराज को ऊपर लाठी बरसाया था, निश्चिन्ह हो गया इंदिरा गांधी। मैं दीदी से कहना चाहता हूँ, आज संतों के ऊपर लाठी बरसाया गया, आपका विनाश अभिसंभावी है। तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। दरअसल भारत में जगह जगह बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर और उनको निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर के भारत में भी काफी गुस्सा है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। न्याय की मांग हो रही है और हिंदुओं को सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। लेकिन इसी बीच जब कोलकाता में इस तरीके से ये प्रदर्शन निकाला गया तो वहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, उन पर लाठियां बरसाई और साथ ही कईयों को हिरासत में भी ले लिया, जिसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर क्या पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में क्या अब विरोध प्रदर्शन भी नहीं हो सकता? हिंदुओं को साथ में लेने के लिए, हिंदुओं की मदद के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन पर भी आखिर क्यों रोक वहां पर लगाई जा रही है? इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये प्रदर्शन सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि इसके अलावा भारत में बाकी कई जगह भी देखने को मिला, जिसमें जम्मू है, मध्य प्रदेश का भोपाल है जहां पर हमने इस प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें देखी, उत्तर प्रदेश में और बीते कल दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया। लेकिन कहीं से भी इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आई जैसी कोलकाता से सामने आई हैं। कोलकाता में आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। सवाल यही है कि आखिर क्या हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करना भी कोलकाता में गलत है? आखिर किस आधार पर पुलिस ने उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया है? क्योंकि जो जानकारी मिली है कि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है और उस दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो मोहम्मद यूनुस को पूरा सपोर्ट कर रही हैं और इसीलिए विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई जा रही है। जबकि ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, उसके बावजूद भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका,
खदेड़ा और कईयों को हिरासत में भी लिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे कोलकाता से। प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर अभी तक हमने देखा है कि एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काफी समस्या हो रही थी, लेकिन अब अगर हम देखें तो जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा था, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उनको सुरक्षा देने की मांग हो रही थी, लेकिन क्या ममता बनर्जी को उससे भी प्रॉब्लम है? आखिर वहां पर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे नहीं, देखिए, जब हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नींव रख रहे थे, वहां पे जिस तरह से प्रदेश पुलिस की तरफ से, स्टेट पुलिस की तरफ से काफी अच्छी तरह से इंतजाम किया गया था, तब ममता बनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे स्टेट पुलिस की तरफ से सारे इंतजाम किया गया था। और कुछ दिन पहले जब शमशेरगंज में हरगोविंद दास और चंदन दास को जिंदा वहां पे खून की नदियों में लथपथा कर मारा गया था, तब वहां पे इसी स्टेट पुलिस को आराम से दूर खड़ा किया था और पत्रकारों को दूर रोका गया था। और जब हरगोविंद दास और चंदन दास मर गए थे, तब इस पुलिस और बाकी जो जितने सारे राजीव कुमार स्टेट पुलिस की डीजी है, वो पूरी तरह से मुट्ठी बंद करके अंदर जाके वहां पे रिवॉल्यूशन दिखा रहे थे। तो ये हमें पता है कि ममता बनर्जी की पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो ये हमें, ये यूनुस की समर्थन में है या यूनुस की विरोध में है, ये अलग बात है। लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस के बारे में कितना उनकी ममता बनर्जी की तरफ से उनकी तरफ आदेश है, निर्देश है, ये हमें पता है। यहाँ पे भी कल जिस तरह से हिंदू जागरण मंच और बाकी लोगों की तरफ से, खास तरह से जो गेरुआ वसनधारी सन्यासियों की तरफ इन लोगों की रवैया रहा बेग बागान में, जहाँ पे बांग्लादेश डिप्टी हाई कमिश्नर की ऑफिस है, वो काफी दुखद है। क्योंकि क्या साबित करना चाहते थे ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस कि जिस तरह से दीपू दास को मारा गया था, वो हरगोविंद दास को जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने मरने दिया, बंगाल पुलिस ने मरने दिया, जिस तरह से चंदन दास को मरने दिया, उसी तरह से मेरे ख्याल से ममता बनर्जी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बैठे बैठे दीपू दास को भी मरने दे रहे। और दीपू दास को मरने पर जिस तरह से बंगाल के लोग, ये पूरे हिंदुस्तान के लोग अपना प्रदर्शन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहां पे भी ममता बनर्जी को कुछ कहने का नहीं है कि आप प्रदर्शन मत करो, आप बाबरी मस्जिद का नींव रखने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो जाओ। तो ये शायद ममता बनर्जी की मैसेज है। देखिए, आपको एक और बात बता देता हूं, आज से पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर है, एसआईआर में सेंट्रल गवर्नमेंट की माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया गया है। क्योंकि जो यहाँ पे मनोज अग्रवाल सीईओ साहब है, वो स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से धांधली किया जा रहा है, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लगाया गया है। अब ममता बनर्जी का कहना है, मैं इस तरह की स्टांस इसलिए ले रहा हूं कि ममता बनर्जी इस तरह की स्टांस लेके कह रहा है अपने जो तृणमूल कांग्रेस की गुंडे हैं उनको, कि जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसर्स की घर के ठिकाना कहाँ है उसका पता करिए। तो ये जो गुंडे मवाली होते हैं, वो लोग इस तरह से कहते हैं कि लोगों की घर के ठिकाना कहाँ है पता करिए। तो चीफ मिनिस्टर इस तरह से बातें कह रही है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लोग हैं, उनका घर का पता कहाँ है पता करिए। ये एक चीफ मिनिस्टर है, तो आप बताइए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय का क्या दिल, अपने मानसिकता की हालत होगा कि उनका घर में अगर कोई बुजुर्ग माँ बाप है, कोई पत्नी है या छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या डर लगेगा कि चीफ मिनिस्टर उसका घर का पता ढूंढ रहे हैं, कि उसका क्या हिम्मत है देखे कि एसआईआर में किसी का नाम काटे। ये है चीफ मिनिस्टर बंगाल की। इनके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली कोई कदम नहीं उठा पा रहा है, और उठाना चाहिए इनके खिलाफ, कि वो इस तरह से बता रहे हैं कि घर का पता करिए, ढूंढिए। जी बिल्कुल प्रसन्न जी, पूरे बंगाल एक
बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई तो सीधे तौर पर कोलकाता में जो अभी फिलहाल की स्थिति है वो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन पर भी वहां पर रोक लगाई जा रही है, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न सिर्फ SIR के विरोधी हैं बल्कि इससे जुड़ी हर प्रक्रिया पर भी वो सवाल खड़े करती आ रही हैं। तो वहीं तमाम चुनौतियों के बीच चुनाव अधिकारी यहां काम कर रहे हैं। इसी के तहत आज से निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सुनवाई के लिए आज से माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण में कुल 31,18,424 लोगों की सुनवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के संचालन के लिए 4,600 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं और हर सुनवाई केंद्र पर 11 टेबल होंगी जहां हर रोज 1,650 लोगों की सुनवाई की जाएगी। आयोग ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि सुनवाई पंचायत कार्यालय या फिर नगर पालिकाओं में नहीं होगी, बल्कि इसके बजाय ये नगर पालिका और पंचायत क्षेत्रों में स्थित अन्य सरकारी भवनों में आयोजित की जाएगी। अब जब तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने सुनवाई के स्थानों को लेकर सवाल उठाया तो विशेष रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने कहा कि सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों में ही जाना पड़ता है और जिन मतदाताओं के मिडिल नेम यानी कि जो बीच का नाम है, मध्य नाम में गड़बड़ी के कारण ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए थे, उनके नाम सुधारने का प्रस्ताव भी CEO ऑफिस की तरफ से ही आयोग को भेज दिया गया है। और यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से आने की भी जरूरत नहीं होगी सुनवाई के लिए। इसके अलावा नए साल की शुरुआत में ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के बीच ये बैठक 5 जनवरी को होगी। इस बैठक में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों यानी कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती और उनके उपयोग को लेकर चर्चा होगी। साथ ही इस बार का चुनाव कितने चरणों में कराया जाए इस पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। इस बैठक में राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। पिछले दिनों इनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुए थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। DGCA ने हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई गड़बड़ियों की जांच कर रही 4 सदस्यीय समिति को रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ा दी है। ज्वाइंट डायरेक्टर संजय के ब्राह्मणे की अध्यक्षता वाली इस समिति को पहले 20 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपनी थी। अब समिति ने DGCA से 15 दिन का विस्तार मांगा था। DGCA ने 6 दिन की समय सीमा बढ़ाते हुए 26 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्रियों को अब बहुत जल्द ही एक और सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ, यहाँ वो अब एक तरफ राम जन्मभूमि परिसर में शालिग्राम शिला की रामलला की मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे तो उन्हें यहीं पर सोने के भगवान राम के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। कर्नाटक से लाई गई सोना, हीरा और अन्य रत्नों से जड़ित ये प्रतिमा संत तुलसीदास के मंदिर के पास स्थापित की जाएगी। इसका अनावरण समारोह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा और इसमें संत महंतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की भी संभावना है। ये प्रतिमा बेहद खास है क्योंकि इसका निर्माण दक्षिण भारत की पारंपरिक शिल्पकला से किया गया है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 5 क्विंटल है। इसकी ऊंचाई 10 फीट जबकि चौड़ाई 8 फीट है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जॉब कार्ड धारक मजदूरों ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना किए जाने का स्वागत किया है। मजदूरों का कहना है कि ये योजना आधुनिकीकरण के साथ और अधिक जवाबदेह बनाई गई है, जिससे इसके क्रियान्वयन में सुधार होगा और रोजगार सृजन को भी मजबूती मिलेगी। जॉब कार्ड धारकों के अनुसार योजना को दीर्घकालिक संरचना और जलवायु अनुकूल के पहलुओं से जोड़कर तैयार किया गया। इसके तहत अब मजदूरों को 125 दिन की मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी भी मिल गई है। इसको लेकर मजदूरों ने कहा कि इस योजना से किसान और श्रमिक दोनों को लाभ होगा। मजदूरों ने यह भी बताया कि अब दैनिक मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह या किसी भी स्थिति में काम करने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। उनका कहना है कि ये योजना अब विकसित भारत अभियान से जुड़कर रोजगार और ग्रामीण विकास को
नई दिशा देगी। जो महात्मा गांधी मनरेगा के नाम से चल रहा था, उसको वर्तमान सरकार ने विकसित भारत जी राम जी के नाम से जो परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन में बहुत कुछ परिवर्तन सरकार लाना चाहती है। 2047 को उन्होंने लक्ष्य दिया है कि 2047 तक हमारा भारत जो मजदूरी करने विदेशों में या बाहर अन्य प्रांतों में जाता था, वो अपने ही घर में रह के मजदूरी करेगा। उसमें कुछ ये नियम परिवर्तन किए। जो पिछले था ये नियम था कि 6 महीना साल भर काम करते रहे, इसके बाद पेमेंट होता था मजदूरों का, और अब ये नियम है कि 1 हफ्ते के अंदर उनको मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, अधिकतम 15 दिन के अंदर हो जाएगा, और इस 100 दिन के बढ़ा करके उन्होंने 125 दिन किया है। राम जी राम से जैसे चालू हुआ है तो हमको काम मिलता रहा बढ़िया, हमारा पेमेंट टाइम से मिलता रहा, मजदूरी ऐसे लगी रहा है। मजदूर आदमी है, हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं। मनरेगा का काम जो चल रहा है बराबर, उसने गवर्नमेंट ने इस नाम को बदल के जी राम जी के तहत योजना जो चलाई है, इसमें मजदूरों को, हम लोगों को बहुत भला हुआ है, और आगे भविष्य में भी ये कारगर सिद्ध होगी। ये 2047 का प्रधान जी का सपना कारगर सिद्ध होगा। जितना भी लेबर वर्क हम लोग हैं, सभी का समय से पेमेंट हो, और 1 हफ्ते में अगर पेमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां अमेरिका के कई सांसदों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। सांसदों ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लिखे गए इस पत्र में कहा है कि अगर फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की भागीदारी पर रोक लगाई गई तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने मोहम्मद यूनुस से कहा है कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों से संवाद कर लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा दोबारा कायम करना चाहिए। उन्होंने चिंता जाहिर की कि अगर सरकार राजनीतिक दलों की गतिविधियां निलंबित करती है या फिर विवादित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को दोबारा शुरू करती है तो चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा और कमजोर हो सकता है। इसी से जुड़े एक अन्य मामले में सांसद थॉमस आर सोजी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जानकारी मांगी है। उन्होंने हाल की हिंसक घटनाओं और ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि इन मुद्दों पर उन्हें विस्तार से जानकारी दी जाए। वहीं बांग्लादेश में अशांति, हिंसा के बीच सियासत अब किस करवट बैठेगी, ये फिलहाल अभी पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि मौजूदा अंतरिम सरकार पर कई गंभीर आरोप उनके विरोधी लगा रहे हैं। और इसी तनातनी के बीच तारिक रहमान इस समय सुर्खियों में है। बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद कल लंदन से लौट रहे हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारिक रहमान, उनकी मां खालिदा जिया और उनके भाई को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। बीएनपी तारिक रहमान को बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में सबसे कम उम्र का कैदी बताती है। अगस्त 2004 में ढाका में अवामी लीग की रैली के दौरान ग्रेनेड हमले में 24 लोगों की मौत हो गई थी और इस हमले में शेख हसीना भी बाल बाल बची थी। इस मामले में तारिक रहमान का नाम भी आया था। उस समय खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। हालांकि बीएनपी ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया। रहमान को साल 2007 में सेना के समर्थन से चल रही अंतरिम सरकार के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया था। बीमारी में इलाज के लिए रहमान को लंदन जाने की इजाजत मिली थी। इधर शेख हसीना के देश छोड़ने से उत्पन्न राजनीतिक खालीपन, अवामी लीग पर बैन, बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के बढ़ते असर, पार्टी प्रमुख खालिदा जिया की बीमारी और 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले रहमान का बांग्लादेश लौटना काफी अहम माना जा रहा है, जहां बीएनपी अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है और नेताओं कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इन सब के बीच शेख हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन में रहमान की वापसी का रास्ता खोल दिया है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस समय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। नवल संघ परमार, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो इस समय तारिक रहमान की वापसी को लेकर काफ़ी चर्चाएं का जो बाजार है वो पूरा गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। जी, देखा जाए तो तारिक रहमान, जैसे आपने बताया, 17 साल बाद बांग्लादेश वापस आ रहे। वो स्वनिर्वासित थे, लंदन इलाज के बहाने गए थे और उसके बाद उनके खिलाफ जो बांग्लादेश में
यहाँ पे मुकदमे चल रहे थे, उससे बचने के लिए वहां थे। लेकिन जैसे ही ये अंतरिम सरकार, यूनुस की सरकार आई, शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई, उसके बाद उनके खिलाफ जो भी मामले थे उसमें उनको कोर्ट से कहीं ना कहीं सारे मामलों से छूट मिल गई, उनमें बरी हो गए और उनका आने का रास्ता जो है मुकम्मल हुआ और अभी वो बांग्लादेश आ रहे। हालांकि उनके स्वागत के लिए बीएनपी पार्टी ने काफी बड़े तामझाम के साथ उनका स्वागत का आयोजन किया है और बीएनपी पार्टी को उनके जो एक्टिंग चेयरमैन, देखा जाए तो खालिदा जिया चेयरमैन है लेकिन वो हॉस्पिटलाइज है, वेरी क्रिटिकल कंडीशन में है। ऐसी स्थिति में पार्टी को जो लीडरशिप और यंग लीडरशिप है तो वो आने से उत्साह तो रहेगा। लेकिन जो डॉक्टर यूनुस का एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसको जो सपोर्ट था जमाते इस्लामी, बीएनपी, आवामी लीग के अलावा और उसके साथ जो पार्टियां जुड़ी थी, उसके अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, उनके सपोर्ट से डॉक्टर यूनुस का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था और चल रहा है अभी। लेकिन कहीं ना कहीं बीएनपी, जमाते इस्लामी और जो छोटी मोटी और पॉलिटिकल पार्टियां हैं, फंडामेंटलिस्ट पार्टियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या देखा जाए तो एक जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए और गवर्नमेंट से अनड्यू फेवर के लिए एक होड़ जैसा चल रहा था और उसके चलते यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इनडिसिसिव मोड में था। अगर भाई देखा जाए तो डॉक्टर यूनुस को, जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और एशिया में से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने वाले बहुत कम लोग हैं और उस मामले में वो जाने माने शांति दूत माने जाते हैं और उनके ही नेतृत्व में बांग्लादेश में जिस तरीके से जो हिंसा का माहौल बना है वो एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से महिला, मीडिया या माइनॉरिटीज हो या आम जनता है, लेकिन इसके साथ ही नवल सिंह परमार, अगर वहां की जमीनी हालात की हम बात करें, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, तो अभी फिलहाल बांग्लादेश में कैसे जमीनी हालात है? क्योंकि हाल ही में अमेरिकी सांसदों की तरफ से भी मोहम्मद यूनुस को एक पत्र दिया गया है। जी, देखा जाए तो आवामी लीग को बैन कर दिया, यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से आवामी लीग पार्टी को बैन कर दिया। लेकिन कल का एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि नेशनल सिटीजन पार्टी, एनसीपी, जो स्टूडेंट्स का पार्टी है और नाहिद इस्लाम उसके कन्वीनर है, जो स्टूडेंट कोटा, एंटी कोटा मूवमेंट जो था उसके प्रोमिनेंट चेहरे थे और डॉक्टर यूनुस के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका एक स्टेटमेंट कल आया है कि हम जो है, हमारी पार्टी बांग्लादेश में आवामी लीग के जो कार्यकर्ता है और जो वोटर्स है, उनके सिविक और पॉलिटिकल राइट को रिस्टोर करने में सहयोग करेंगे। वो बड़ा स्टेटमेंट माना जाता है कि आवामी लीग के वापसी के लिए अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉसिबिलिटी दिख रही है, उनके लिए एक चांस बन सकता है इस स्थिति में। और एक संयोग की बात है कि कल दोपहर को ही उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था कि जमाते इस्लामी और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में आवामी लीग के वोटों को हार्नेस करने के, अपने और खींचने के लिए होड़ जमी हुई है, क्योंकि आवामी लीग पार्टी बैन है और आवामी लीग पार्टी, शेख हसीना की पार्टी, अभी भी बांग्लादेश में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक बड़ा वोट बैंक है। तो नाहिद इस्लाम और का ये बोलना वो यूनुस से काफी नजदीक है और साथ में कहीं ना कहीं अमेरिकन जो सांसद है, अमेरिकन लॉ रिप्रेजेंटेटिव है, उनका जो स्टेटमेंट है ना, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हो सकता है नाहिद इस्लाम को डॉक्टर यूनुस की ओर से और अमेरिका में जो उनके सूत्र है उनसे पता चला हो कि अमेरिका की ओर से, अमेरिका में कुछ सांसदों की ओर से इस टाइप का एक प्रेशर बनेगा कि आप बांग्लादेश में जो आने वाला चुनाव फरवरी में होने वाला है, वो चुनाव को पार्टिसिपेटरी बनाइए, क्योंकि अगर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करने देंगे तो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। जैसे शेख हसीना ने कहा था कि बिना आवामी लीग इलेक्शन नहीं होगा, एक कोरोनेशन होगा। लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी पार्टियों का उसमें शामिल होना बेहद जरूरी है और कहीं ना कहीं सांसदों की तरफ से जो ये पत्र लिखा गया उसमें भी इन्हीं सब बातों का जिक्र किया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH हिंग मसाला। मसाले सच MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर।
खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। पीएम विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज, इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी को देखते हुए बुधवार को जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई। डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों के लिए कम खतरे वाले हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान इन जिलों से 2800 मीटर ऊपर हिमस्खलन होने की संभावना है। लोगों से हिमस्खलन की आशंका वाले इलाकों से बचने और सरकारी सलाह मानने के लिए कहा गया। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से भारी बर्फबारी हुई है। तुर्की में भीषण विमान हादसे में लीबिया के सैन्य प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की मौत हो गई। विमान में सवार 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार शाम उस समय हुआ जब लीबियाई प्रतिनिधिमंडल तुर्की की राजधानी अंकारा से आधिकारिक दौरे के बाद अपने देश लौट रहा था। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दिबेबा ने इस घटना को दुर्घटनापूर्ण और बेहद दुखद बताते हुए कहा कि ये लीबिया के लिए बड़ी क्षति है। हादसे के बाद अंकारा एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और कई उड़ानों को अन्य स्थानों पर डायवर्ट कर दिया गया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है। और अब बात खेल से जुड़ी तमाम खबरों की। भारतीय महिला, आपको बता दें कि सीधे तौर पर इस वक्त भारतीय महिला क्रिकेट टीम लगातार आगे बढ़ रही है और श्रीलंका को मात दे दी है 2-0 से। इस समय भारत जो है वो इस समय आगे चल रहा है। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने।
झूठ से भी खतरनाक होता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरीश शर्मा बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन इस महीने की 27 और 28 तारीख को होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टूर्नामेंट का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीमती रूपम हरीश शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल टूर्नामेंट में देश भर से 63 पुरुष और 24 महिला टीमों सहित कुल 87 टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। चैंपियनशिप 3 बास्केटबॉल कोर्ट पर एक साथ खेली जाएंगी, जो खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए एक्शन से भरपूर अनुभव प्रदान करेगी। 130 से ज़्यादा टीम्स थी एक्चुअली। शॉर्टलिस्ट करते करते शॉर्टलिस्ट हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करी, तो शॉर्टलिस्ट करके हमने कैप करना था 80 पे, हम कैप नहीं कर पाए, तभी भी हमने 85 टीम्स रखी हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सबको खिलाना चाहते हैं, हम स्पोर्ट प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी ही कर सकते हैं 2 दिन में कि हम इतनी ही टीम्स को खिला पाएँ, क्योंकि पूरा दिन मैच चलेगा। सो एज ऑर्गेनाइजर्स हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं, एनर्जेटिक हैं। वहीं हरीश शर्मा बास्केटबॉल चैंपियनशिप आयोजन समिति के अध्यक्ष रूपम शर्मा का कहना है कि इस प्रतियोगिता में देश भर से रिकॉर्ड संख्या में पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट का आयोजन से देश भर में बास्केटबॉल खेल को बढ़ावा मिलेगा। रूपम शर्मा से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने, आपको सुनाते हैं। हरीश शर्मा ऑल इंडिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा और इसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त रूपम शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास होने वाला है। टूर्नामेंट का जो है फॉर्मेट क्या होगा और क्या कुछ इसके पीछे रहा इसको आयोजन करने के पीछे। हाँ, हरीश शर्मा 3-on-3 ऑल इंडिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए आयोजित की गई है। ये फॉर्मेट 3-on-3 का जो है ये 4 प्लेयर्स खेलते हैं, 10 मिनट की गेम होती है। करीबन हम 80 से 85 टीम्स को एक दिन में खिला सकते हैं। ये है कि बड़े जो टीम होती है 12 प्लेयर्स की, उसमें सब प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता कई बार खेलने का, उनको बेंच पे बैठना पड़ता है। जब आपकी टीम ही सिर्फ 4 प्लेयर की और 3 फील्ड में जाएंगे तो आपको श्योर शॉट है कि आपको खेलने का मौका मिलेगा। मैम, बड़ा लोकप्रिय खेल है बास्केटबॉल। पार्टिसिपेशन के बारे में बताइए, कितने खिलाड़ी आ रहे हैं, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें हमारे पास 85 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारे पास रजिस्ट्री 126 टीमों की हो चुकी है, बट क्योंकि हमारे पास 2 दिन की ही गेम का मौका है तो इसलिए हम इतनी टीम्स को शायद जगह ना दे पाए, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितने से जितनी टीम्स जा सकती हैं अंदर वो खेलें। देश में मैम खेल के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। हर गेम्स जो कई लोग पहले जानते नहीं थे उसको भी आज एक बड़ा मंच मिल रहा है। ऐसे में बास्केटबॉल जैसे चैंपियनशिप जो आप आयोजन करवा रही हैं, क्या कुछ इससे बदलेगा? सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने ये खेलो इंडिया प्रोग्राम्स बनाए, अस्मिता प्रोग्राम बनाया लड़कियों के लिए, और खेलो इंडिया और अस्मिता प्रोग्राम के अंदर जो टियर 2 और टियर 3 छोटी छोटी सिटीज़ भी हैं, इनके खिलाड़ी भी बहुत उभर कर आगे आ रहे हैं, जिनको गेम के बारे में नहीं भी पता, वो भी खेल रहे हैं। मुझे आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगर प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे जैसे आम लोग, क्लब्स, डिस्ट्रिक्ट्स, एसोसिएशंस और स्पोर्ट्स फेडरेशंस आगे चलेंगी तो इसको बहुत कामयाबी मिलेगी। तो ये थी रूपम शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश भर से इस आयोजन में खिलाड़ियों का जमावड़ा दिल्ली में लगने वाला है। इस मंच पर जहां युवा खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, वहीं सीनियर खिलाड़ी भी अपने खेल के हुनर का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कैमरामैन योगेश के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वहीं दिल्ली एनसीआर में मेट्रो पिछले 23 साल से लाइफलाइन का काम कर रही है। 2002 में आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कर दिल्ली में आवागमन को सुगम बनाने का काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में दिल्ली मेट्रो का तेजी से विस्तार हुआ। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। 24 दिसंबर 2002 दिल्ली में आवागमन के लिए एक छोटी सी शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल फीता काटा और दिल्ली समेत देश को मिला भविष्य की ओर दौड़ता सपना, दिल्ली मेट्रो। शाहदरा से 30 हजारी तक महज 8.4 किलोमीटर की पटरी और सिर्फ 6 स्टेशन।
उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये शुरुआत एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी शहरी परिवहन कहानियों में बदल जाएगी। लेकिन असली रफ्तार, मेट्रो का असली विस्तार पिछले 11 सालों में आया। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब दिल्ली मेट्रो की लंबाई 194 किलोमीटर थी। मेट्रो की 6 लाइनों में करीब 140 स्टेशन थे और आज 2025 में दिल्ली मेट्रो बन चुका है 352 किलोमीटर लंबा विशाल नेटवर्क, जिसमें 257 स्टेशन और 10 रंग बिरंगी लाइनों का जाल है, जो दिल्ली को नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ से जोड़ता है। पिछले 11 साल में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क जहां दोगुना हुआ है, वहीं आज औसतन 67 लाख के करीब यात्री हर दिन यात्रा करते हैं। 2013-14 में ये आंकड़ा सिर्फ 22 लाख था। दिल्ली मेट्रो का विस्तार देश के लिए एक उदाहरण बनकर उभरा। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, आज 21 शहरों में मेट्रो है। ये सभी विकास कार्य विकसित भारत के उस रोड मैप का हिस्सा है, जो आज हर देशवासी के लिए एक मिशन बन चुका है। मोदी सरकार के समय में दिल्ली मेट्रो का फेज 3 विस्तार शुरू हुआ। इस दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिले। साल 2017 में जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन तक मैजेंटा लाइन शुरू की गई। ये भारत की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो है। इसके बाद 2018 में मजलिस पार्क से शिव विहार तक पिंक लाइन शुरू हुई। ये 59 किलोमीटर की लंबाई के साथ दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन है। ग्रे लाइन साल 2019 में शुरू हुई, जो द्वारका से नजफगढ़ तक 4.3 किलोमीटर लंबी है। साल 2021 में इसे ढांसा बस स्टैंड तक बढ़ाया गया। इसके अलावा वायलेट लाइन और रेड लाइन का भी विस्तार हुआ। लेकिन मोदी सरकार की योजना यहीं नहीं रुकी। फेज 4 के तहत 2029 तक 103 किलोमीटर नई लाइनें और 83 नए स्टेशन जोड़े जाएंगे। आज हर कोई ये सुनकर गर्व करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब भारत में है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। जैसे जैसे दिल्ली मेट्रो 2030 तक 450 किलोमीटर के करीब पहुंच रही है, एक बात साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं रही, ये विकसित भारत की धड़कन बन चुकी है, जहां हर स्टेशन प्रगति की कहानी कहता है और हर सफर भविष्य की ओर एक नई छलांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।